नमस्कार। जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग वर्मा और मेरी आपसे एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो टीम इसमें इन्वॉल्व है, मुझे बहुत इससे उत्साहवर्धन होगा, मेरा उत्साहवर्धन होगा, टीम का उत्साहवर्धन होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। अब स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफ़ा देना थोड़ा सा गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों से अगर इस्तीफ़ा दिया होता तो इस तरह से तुरंत जो है शाम को दिन भर काम करने के बाद शाम को 6 बजे के आसपास इस्तीफ़ा देना, और वो भी इमीडिएट इफ़ेक्ट इस्तीफ़ा देना, ये थोड़ा सा गले नहीं उतर रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और पिछले उनके कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किया। तो इससे ये स्पष्ट है कि सब कुछ इतना अच्छा नहीं था, पिक्चर कुछ और है और बताई कुछ और जा रही, जो कि ऐसा राजनीति में आमतौर पे होता भी है। अगर हम जगदीप धनखड़ जी की बात करें तो इनका राजनीतिक जो सफ़र है उस पर मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा। 1989 यानी 1989 में जगदीप धनखड़ जी झुंझुनू से पहली बार सांसद बने थे और सांसद बनने के बाद वो जनता गवर्नमेंट में, जनता दल की सरकार में जब चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय वो संसदीय कार्य राज्य मंत्री बने थे। उसके बाद वो सरकार ही बहुत कम दिन चली। उसके बाद फिर वो कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस में रहते हुए वो सांसद का चुनाव भी लड़े, नहीं जीत पाए, एक बार विधायक हुए, थोड़ा सा उनका फिर थोड़ा सा करियर थोड़ा सा उनका ऊपर नीचे चलता रहा। और कांग्रेस में एक उनको जो समस्या सबसे बड़ी हो रही थी वो ये हो रही थी कि कांग्रेस में अशोक गहलोत जी और इनकी जो एक ट्यूनिंग थी वो प्रॉपर बन नहीं पा रही थी। जो हरियाणा में जाट लीडरशिप को, जाट वोटर को जो लुभाने का काम था, वो काम अशोक गहलोत जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के थ्रू कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई इन हाउस हरियाणा का कोई जाट लीडर इतना बड़ा बने जो उनके लिए खतरा बने। तो उन्होंने काफ़ी हद तक जगदीप धनखड़ जी को हाशिए पे रखा, उनको कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। उसके बाद वो बहुत निराश हुए और हताश होकर उन्होंने 2003 में भाजपा ज्वाइन कर ली। भाजपा ज्वाइन करने के बाद भी उनके साथ स्थिति कोई बहुत सुधरी नहीं। वसुंधरा राजे जी ने भी उनको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया और उनको थोड़ा सा हाशिए पे रखा। वसुंधरा राजे जी के साथ भी समस्या यही थी कि वो कोई ऐसा बड़ा जाट लीडर इंटरनल प्रदेश में बनाना नहीं चाहती थी कि जो कल को उनके लिए, खुद के लिए खतरा बन जाए। अपना ये जो दर्द था कि उन्हें पहले अशोक गहलोत जी ने बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया, उसके बाद वसुंधरा जी ने भी उनको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देने के बियॉन्ड उनको बहुत ज़्यादा पनपने नहीं दिया, उनको ग्रो करने नहीं दिया। इसकी वजह से इनका दुख रहा और कि इन्होंने कई मौके पे इसको कहा भी कि मुझे दोनों ही दलों में कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, जिसका उन्हें अफसोस रहा बेसिकली। 2003 में वो बीजेपी में आ गए और उसके बाद मोदी जी ने इनको थोड़ा सा, इनकी जो लॉयल्टी कहेंगे या इनका जो समर्पण कहेंगे या हिंदुत्व की बातों से खुश होके इनको पहले गवर्नर बनाया गया वेस्ट बंगाल का, जहाँ पे वो बहुत एग्रेसिव रहे। मतलब कि वहाँ पे गवर्नर रहते हुए उन्होंने ममता दीदी की नाक में दम करके रखा हुआ था। उसके बाद उपराष्ट्रपति इनको बनाया गया। उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी ये काफ़ी हद तक, मतलब लगातार कैसे खबरों में बना रहना है, वो उपराष्ट्रपति धनखड़ जी को बहुत अच्छी तरह से पता था और वो बने भी रहे। वो हमेशा रेलिवेंट रहे और स्पेशली जब जुडिशरी के साथ टकराव की बात आई, जब जस्टिस वर्मा के मामले में जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में जो टकराव की स्थिति बनी, उसमें ये बहुत वोकल रहे। जुडिशरी के खिलाफ इन्होंने बहुत सारे बातें करी, जिसका असर भी रहा कि ये थोड़ा सा बीजेपी के क्लोज होने हुए दिख रहे थे। लेकिन इस बीच एक ऐसी घटना हुई जो बहुत चौंकाने वाली थी। वो ये थी कि एक पब्लिक मीटिंग में शिवराज सिंह चौहान जिसमें मौजूद थे, उन्होंने इसमें
किसानों को लेके बहुत ही डैमेजिंग बात जो बीजेपी के लिए थी वो ये करी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सरकार आने से पहले भी और आपके आने से पहले भी किसान आत्महत्या करते थे, आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आखिर हम इसको सरकार या आप कृषि मंत्री इसको एड्रेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इनकी इस बात को सरकार ने और लोगों ने बहुत अलग दृष्टिकोण से देखा और ये बहुत सरकार के लिए बहुत किरकिरी होने जैसी स्थिति हो गई थी कि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने ये क्या बोल दिया। लेकिन खैर आनी जानी बात थी, चली गई, लोग भूल गए। लेकिन शायद जिनको भूलना था वो लोग नहीं भूले और उसको याद रखा गया। अब धनखड़ जी की लगातार जो एग्रेशन था वो कहीं ना कहीं सरकार में जो लोग मैटर करते हैं उनको ये पसंद नहीं आ रहा था। वो उनके जो बयान थे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे और उसको लेके कहीं ना कहीं सरकार में लोग नाराज़ थे इनके साथ। ऐसा कहा जाता है, जैसे ये अंदर की बातें हैं, जैसे पत्रकारों को पता लग जाती कि इनकी अभी कुछ दिनों पहले जयराम रमेश जी से भी एक मीटिंग हुई थी। हालांकि मीटिंग शायद वो सीक्रेट होनी थी लेकिन वो सीक्रेट रही नहीं, वो बात लीक हुई। और जयराम रमेश जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राहुल गांधी जी के बड़े करीबी माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में इनका जयराम रमेश जी से एक सीक्रेट मीटिंग करना थोड़ा सा लोगों की भौहें थोड़ी सी टेढ़ी हुई। जो अभी तक जो समझ में आ रहा है कि वो जो ट्रिगर पॉइंट क्या रहा वो ये रहा कि जस्टिस वर्मा के इम्पीचमेंट के जो प्रोसेस है उसमें जो सरकार जिस तरह से चाहती थी उसको प्रोसेस करना, लेकिन जिस तरह से जगदीप धनखड़ जी ने उसको शेप दिया वो सरकार और इनके बीच में सामंजस्य बैठा नहीं और उस वजह से इनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो गई और फाइनली इनको इस्तीफा देना पड़ा। ऐसा माना जा रहा है, ऐसी बातें हो रही है, ऐसी अफवाहें हैं कि जो विपक्ष के नेता, विपक्ष के सांसद, करीब 63-65 सांसदों ने इनसे जाके मुलाकात करी और इम्पीचमेंट प्रोसेस के लिए, इम्पीचमेंट के लिए दस्तखत करके दिए। जो 50 राज्यसभा में 50 सांसदों के दस्तखत चाहिए इम्पीचमेंट मोशन लाने के लिए, करीब 63 से 65 लोगों ने वहाँ पे साइन करके दिया। इनको जो सरकार के हिसाब से देखा जाए तो इन्हें वो सिग्नेचर तो लेने चाहिए थे, लेकिन उसमें बीजेपी के भी सांसद होने चाहिए थे, क्योंकि भाजपा ये चाहती कहीं कि सरकार ने इम्पीचमेंट मोशन, सरकार भ्रष्टाचार को लेकर बहुत सेंसिटिव है और इम्पीचमेंट मोशन उसने शुरुआत करी। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने जो सांसदों ने जो इम्पीचमेंट मोशन लाने के लिए जो लेटर दिए उसको इन्होंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। अब एक्सेप्ट करने से ये निकला कि जो इम्पीचमेंट मोशन आया है वो विपक्ष ने मूव किया है, ना कि सरकार ने। इसको लेके एक टकराव की स्थिति बन गई और फाइनली जगदीप धनखड़ जी ने रिजाइन कर दिया। अगर इसके पहले कुछ नेताओं की बात करी जाए, क्या जगदीप धनखड़ जी उसी कैटेगरी के, उसी लीग के नेता बनने जा रहे थे जैसे सरकार के लिए बहुत मुश्किल में रहे सत्यपाल मलिक जी। सत्यपाल मलिक जी भी बीजेपी आरएसएस के पुराने नेता नहीं थे। वो उन्होंने सैफरन जो है उन्होंने खाकी पहनी थी, वो खाकी के साथ उनकी अपब्रिंगिंग नहीं हुई थी। तो किसी न किसी तरह वो एक हिंदूवादी पार्टी में वो आए थे, अपने आप को उन्होंने एडजस्ट किया था। लेकिन कश्मीर के गवर्नर होने के दौरान उनके सरकार से बहुत मतभेद हो गए और उसके बाद एकदम सरकार से उनकी ठनी रही पूरी, अभी तक ही चल रही है। उसके बाद दूसरे आते हैं सुनील जाखड़ जी। सुनील जाखड़ जी के साथ भी यही हुआ कि वो आरएसएस से कनेक्टेड नहीं थे, वो कांग्रेस के नेता थे, यहाँ आए और लेकिन उसके बाद जो स्थिति बनी कि वो उनकी भी सरकार से ठन गई। तीसरे जगदीप धनखड़ जी भी वही हैं जो कांग्रेस से आए, दूसरे विचारधाराओं से होते हुए आए, उसके बाद बीजेपी में उनकी भी सरकार से ठन गई। तो ऐसा माना जा रहा है कि जाट लीडरशिप बीजेपी में कहीं एडजस्ट नहीं कर पा रही है, जिस वजह से ये तीसरे बड़े जाट नेता हैं जो सरकार से, बीजेपी से अलग होकर अपना अस्तित्व अब तलाशेंगे। अब ऐसी स्थिति में हमें देखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये अगले सत्यपाल मलिक तो नहीं होने जा रहे हैं, या ये शांति से अपना 74 साल की
अवस्था आयु हो चुकी है उनकी, उसके बाद वो शांतिपूर्ण रिटायरमेंट जीवन जिएंगे। तो आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत जल्दी अगली एपिसोड में आपके साथ एक नए सब्जेक्ट के साथ आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।